So, hi everyone, welcome back to my channel. This is the second part of human resource management. फर्स्ट पार्ट में हमने मेनली कवर की थी अपनी यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. इसमें हम कवर करेंगे अपनी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 जो कि हमारे दो लास्ट यूनिट्स है. यूनिट 4 में हमारे पास टोटल 2 लेसन है एंड यूनिट 5 में हमारे पास टोटल 6 लेसन है. तो हम हमें हर लेसन में मतलब हर यूनिट में हर लेसन के अंदर हमारे को दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब देखने वाले हैं और यही आज की वीडियो होने वाली है. ये एग्जाम आपका मेनली 21 जुलाई को है और 6 अगस्त को है. बट अगर आपका एग्जाम आगे या पीछे कुछ भी होता है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं. तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू. तो यूनिट 4 का लेसन नंबर 1 हम देख लेते हैं जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो हमने इसमें पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में एंड कि कंपनी में जो है क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. तो इसमें हमारा है परफॉर्मेंस अप्रेजल. मतलब कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें जो है आगे के लिए भी सेट करनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उसकी स्ट्रेंथ देखना, उसके अचीवमेंट्स को देखना एंड उसकी जॉब परफॉर्मेंस को देखना एंड किस किस एरियाज में उसको इंप्रूव करने की जरूरत है उस सबके फीडबैक देना. सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो जाता है डेट इज की गोल सेटिंग एंड अलाइनमेंट. तो एक तो गोल सेट करना एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कि हाँ को इतना काम करना है ऐसे, एंड दूसरा अलाइन करना, उनको पर्टिकुलर जो वर्क उनको देना है उसको एक पर्टिकुलरली अलाइन करना विद रिस्पेक्ट टू मैसेज. मतलब या तो आप कोई मैसेज दो या कुछ लिख कर दो या कुछ भी ऐसा जो कि आपके तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी गई है. वर्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट वर्क. तो इसलिए आपको एक पर्टिकुलर कोई ना कोई ऐसे वर्क टाइप से या फिर कोई लिखित में जैसे हम कह सकते हैं रिटर्न में या कोई सिस्टम पर, बट आपको कैसे ना कैसे करके जो है पूरा अच्छे से अलाइन करना होता है वर्क को. देन यू हैव इज फीडबैक एंड डेवलपमेंट. तो आपको फीडबैक देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को बताना बहुत जरूरी है, इंप्रूवमेंट्स की कौन कौन सी मतलब एरियाज है वो चीज़ें बताना जरूरी है एंड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना जरूरी है. देन वी हैव इज परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स. सो परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करना कि कौन किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस चल रही है एंड अगर जिसकी भी अच्छी चल रही है तो उन्हें रिवॉर्ड्स वगैरह देना बिकॉज रिवॉर्ड्स एट द एंड वो उन्हें मोटिवेट करेंगे. देन वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स. सो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है जो भी ट्रेनिंग है जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको एक तो आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो वर्क है उसी के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है एंड उसके डेवलपमेंट नीड्स को, मतलब वो अगर जिस एरिया में पर्टिकुलर खुद भी जो एम्प्लॉय होता है वो चाहता है कि इस एरिया में मुझे डेवलप ज़्यादा करना है तो उसकी नीड्स को भी जाना जाए एंड देन उसको उस चीज़ों में भी डेवलप किया जाए. टारगेट ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट. तो टैलेंट को मैनेज करना और उसका निकालना कि किस पर्टिकुलर एम्प्लॉय में क्या टैलेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन यू हैव इज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एंड करेक्टिव एक्शन. तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, बताना कि किस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्रूव करने की जरूरत है एंड करेक्ट एक्शन में बताना कि ये नहीं है कि सिर्फ आप ये बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज़ गलत है और इसको सही करना है, बट एट द एंड आपको उसका रिजल्ट भी देना जरूरी है कि कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देना भी जरूरी है. देन यू हैव लीगल एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स. तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है एंड ताकि एक ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी रहे परफॉर्मेंस में, तो उन सब के बारे में आपको बताना जरूरी हो जाता है. नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डेट इज कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. मतलब कैसे कैसे जो परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं. वैसे मैंने आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए हैं, बट इसमें आपको ये बताया जाएगा कि क्या पर्टिकुलर चीज़ आपको देखनी है. पहला होता है रेटिंग स्केल. तो टीम वर्क में अगर जैसे एक टीम में अगर 10 लोग हैं तो सबसे एक रेटिंग स्केल देना कि कौन सा इंसान इस समय सबसे टॉप पे लीड कर रहा है कौन सा इंसान थोड़ा नीचे चल रहा है, उन सबको रेटिंग स्केल के हिसाब से रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. 360 डिग्री फीडबैक देना एक एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा जरूरी है. एंड क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, मतलब कि अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जो है एक क्रिटिकल सिचुएशन में कैसा बिहेवियर है उस सबको देखना एंड बाकियों को भी उस पर्टिकुलर चीज़ से नॉलेज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन वी हैव इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. तो जैसा आपका ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से आपको मैनेज करना एम्प्लॉयज को बहुत जरूरी हो जाता है. सेट करना मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कोलैबोरेटिवली बिटवीन मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज, कि ताकि ये ना हो कि बीच में गैप रहे मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज के बीच में, तो ये नहीं होना चाहिए. देन वी हैव इज BOS दैट इज बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कैसे बिहेवियर चल रहा है उसके पर्टिकुलर भी जो है ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट. तो एक एम्प्लॉय को जो है अपने आप भी सेल्फ असेसमेंट करना जरूरी हो जाता है ताकि वो एनकरेज कर सके और दूसरों की एम्प्लॉयज जो है उनकी टेक्निक्स अपना के जो है और उस टेक्निक्स को देखते हुए अपने आप को और ज़्यादा सुधारते हुए और ज़्यादा जो है कंपनी को जो वो है एक तरह से हम कह सकते हैं एरिया है जहाँ पे वो डेवलप करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर में हेल्प करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक एम्प्लॉय का भी. पीयर असेसमेंट, कि ताकि टीम वर्क को देख सके, टीम में देख सके कौन सा ज़्यादा अच्छा वर्क करे और क्या वो टेक्निक्स यूज़ करे तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. देन यू हैव ग्राफिक रेटिंग स्किल्स. तो एक आप ग्राफ्स के हिसाब से भी देख सकते हो कि जैसे हम कहते हैं कि कई पर्टिकुलर टाइम में अप्स एंड डाउन्स होते हैं,
किसी पर्टिकुलर डे पे किसी पर्टिकुलर इंसान का वर्क ज़्यादा अच्छा चल रहा है और दूसरे दिन पे किसी और का चल रहा है, तो एक ग्राफिक रेटिंग जो है हम देख सकते हैं, ताकि मेरे को पर डे के हिसाब से भी पता चल जाता है कि एवरेज क्या चल रहा है वर्क का। देन यू हैव स्पोर्ट्स रैंकिंग। तो रैंकिंग एम्प्लॉयज़ को जो है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमें ये भी पता चलता है कि कौन कौन हाई परफॉर्मर्स थे पूरी कंपनी में, कौन एवरेज परफॉर्मेंस थे और कौन अंडर परफॉर्मर्स थे, और ताकि हम जो फैसिलिटेट करें डिफ्रेंसिएशन एंड टैलेंट मैनेजमेंट। देन यू हैव नैरेटिव मेथड्स। सो नैरेटिव मेथड्स वही होते हैं कि प्रोवाइडिंग रिटर्न नैरेटिव्स, ताकि जो एक भी अगर आप कोई भी काम दे रहे हो डिटेल्ड में आपको पूरा अच्छे से देना चाहिए रिटर्न में, ताकि एम्प्लॉय को भी पता हो कि उसको क्या काम दिया गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू, मतलब कि वो ऐसा नहीं हो रहा कि वो खराब हो रहा है उस काम में या फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए या फिर उसे ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सर ने कुछ बताया तो था बट उसे नहीं पता। नेक्स्ट वी हैव इज कंपनसेशन। सो कंपनसेशन एक कंपनी में देना बहुत ज़रूरी होता है, एंड क्या इंपॉर्टेंस है वेल डिजाइन कंपनसेशन सिस्टम की इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अट्रैक्ट करना और रिटेन करना टैलेंट को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मतलब अट्रैक्ट करना तो जितना ज़रूरी है बस उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिटेन करना, बिकॉज एट द टाइम क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ आ तो जाते हैं कंपनी में बट जल्दी अगर छोड़ दिया तो आप उसे रिटेन नहीं कर पा रहे हो और उनके टैलेंट को आप जो अच्छे से नहीं निखार पा रहे हो, वो चीज़ हो जाती है। देन वी हमें मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को और उनको इंगेज करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। ये नहीं है आपने पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को एक काम दे दिया और उसी में आप लगा कर रख रहे हो उसे, बट आप उसे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स भी दे सकते हो ताकि वो और चीज़ों में भी जाए और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस को स्किल्स को बढ़ा सके। देन वी विज उसकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करना एंड एक मैनेजमेंट उसकी परफॉर्मेंस के लिए करना। देन वी विज फेयरनेस एंड इक्विटी। तो इक्वल सबको रखना कि ये नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इंसान जो अगर सेम लेवल पर है तो एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखे, एक को ज़्यादा वर्क दे रखा है एंड दूसरे को नहीं दे रखा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। रिटेंशन एंड सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह रिटेन हो रहा है, मतलब कि कितने एम्प्लॉयज़ है वो रिटेन कर रहे हैं कंपनी में एंड देन वो सक्सेस की तरफ लीड कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ रिटेन हो रहे हैं बट सक्सेस नहीं हो रही है, तो उससे कंपनी को और ज़्यादा नुकसान ही होता है। पे फॉर स्किल्स एंड कम्पिटेंसी। सो कंपनी को जो स्किल्स के ऊपर पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज एट द एंड क्या होता है कि जो एम्प्लॉय जितनी ज़्यादा स्किल्स से अपने सर्व कर पाते कंपनी को उतनी बेनिफिट कंपनी को भी होता है। देन ये कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग। तो जब भी कोई भी न्यू एम्प्लॉय आ रहा है तो उस पर कॉस्ट कंट्रोल करना है, बजट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर न्यू एम्प्लॉय अगर वो इंटरव्यू देने हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए आते हैं तो ये नहीं है कि वो कंपनी के सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएंगे, तो उस समय कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। देन ये एक्सटर्नल कॉम्पिटिवनेस। तो कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ उनको ये दिखाना भी जरूरी होता है कि एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन भी है और उसी हिसाब से सैलरी ट्रेंड्स वगैरह बेंचमार्क्स वगैरह वो सब चीज़ें सेट होनी चाहिए। सो ये सारा पॉइंटर्स लिख सकते हो और बाकी पॉइंटर्स के लिए वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज कौन कौन से की कंपोनेंट्स है फॉर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपनसेशन सिस्टम। फर्स्ट होता है बेस सैलरी। बेस सैलरी यही होता है कि एक पर्टिकुलर मतलब एम्प्लॉय को जो है कितनी बेस सैलरी मिल रही है, उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट इंसेंटिव्स जो भी है वो एक अलग होता है, बट बेस सैलरी कितना चल रहा है। देन वी हैव वेरिएबल पे। तो इंसेंटिव्स एंड बोनस वो सब इस लेवल पर ही आते हैं वेरिएबल पे में, जिसमें स्पेसिफिक गोल्स के हिसाब से जितनी परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से जो है उनका आउटकम्स होता है और उस हिसाब से उनकी सैलरी वगैरह में इंक्रीमेंट होता है। देन वी हैव बेनिफिट्स एंड प्रीक्विजिटी। तो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी देना बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान्स, पेड टाइम ऑफ या फिर अदर फ्रिंज बेनिफिट्स, ताकि एक एम्प्लॉय भी है तो उसको रहे कि वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस जो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पा रहा है एंड एक ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन भी उसे होना चाहिए। देन यू हैव रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। तो पर्टिकुलर कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको रिवॉर्ड्स देना वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि और भी एम्प्लॉयज़ जो वो मोटिवेटेड रहे टू गेट ऑन दिस पोजिशन। देन वी हैव इज पे स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेड्स। तो पे स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना जरूरी होता है कि हर एम्प्लॉय जो जितना काम है उसी हिसाब से उसका पे स्ट्रक्चर रहे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल की परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाए और जो अच्छा करे उसको अप्रेज किया जाए। बाकी पॉइंट्स भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी अब यही है इसमें आपके पास जैसे कंपनसेशन कम्युनिकेशन एंड देन यू हैव इज जॉब इवैल्यूएशन, जॉब प्राइसिंग, कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशंस। और एक चीज़ और याद रखना कि हर आंसर में आपको अपने कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशंस के बारे में ज़रूर लिखना है, बिकॉज ये आपका एक टाइप का कंक्लूजन बन सकता है फॉर एवरी आंसर। नेक्स्ट वी हैव इज यूनिट 5। सो यूनिट 5 में हमारे टोटल मैंने आपको बताया 6 लेसन है, तो हर लेसन में से हम देखने वाले एक या दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो करते पहला हम लेसन पे दैट इज एम्प्लॉय मेंटेनेंस। सो एम्प्लॉय को कैसे मेंटेन करें, तो एम्प्लॉय के साथ एक रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है
खासतौर पे उनका जो कि उन्हें मतलब रिक्रूट करते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एचआरस होते हैं वो जनरली रिक्रूट करते हैं एंड उनका एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द एंड एचआरस इज द वन जो कि आपकी सैलरी डिसाइड कर रहे हैं, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक आपका सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन एचआर के साथ रहता है विद रिस्पेक्ट टू योर जॉब। ऐसा नहीं कि जॉब की वर्किंग में, बट जैसे आप जॉब के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हो, सैलरीज का एंड जो भी आपका इंटरलिंकिंग होता है जो कि आपके मैनेजर्स वगैरह के साथ नहीं होता, तो वो आपको मोस्टली एचआर के साथ लिंक होता है। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड एम्प्लॉय के बेनिफिट्स को देखना एचआर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी मतलब जैसे करने चाहिए, जैसे होते हैं जनरली ऑफिस में फन सैटरडे या फन फ्राइडेज होते हैं, ये ताकि जैसे क्या होता है स्ट्रेस वगैरह कम हो सके, या फिर मेंटल हेल्थ, या फिर कोई भी अगर ऐसी चीज़ चल रही है कंपनी में जो कि किसी पर्टिकुलर इंसान को अच्छी नहीं लग रही, तो वो बता सकता है उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जब वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, तो एम्ब्रेस करना एंड वैल्यू करना डाइवर्सिटी को इन वर्कफोर्स एंड क्रिएट करना एन इंक्लूसिव environment that respects and appreciates employees' differences. Then we have is occupational health and safety. तो ensure करना है safe and healthy work environment for employees by implementing enforcing occupational health and safety regulations. And then we have is exit interviews. So conduct करना चाहिए exit interviews with departing employees to gather feedback. तो जो भी अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है अगर वो कभी भी एग्जिट ले रहा है तो उनसे एक फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए, कि ताकि कंपनी को भी पता चल सके कि पर्टिकुलर एक जो वो है एम्प्लॉय है वो क्यों एग्जिट ले रहा है। मे बी उसको कोई स्पेसिफिक रीजन भी हो सकता है, बट स्टिल वो फीडबैक एक बहुत ही अच्छा दे सकता है क्योंकि उसने बहुत टाइम तक कंपनी के साथ काम किया है एंड क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है उस समय वो बहुत ही ईजिली बता सकता है। देन वी हैव इज कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन फोस्टर करती है पॉजिटिव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो वो कैसे हो सकता है, एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बिल्डिंग के साथ, एम्प्लॉय के एंगेजमेंट के साथ कि ताकि वो सबके साथ एंगेज रह रहा है, तो रिकॉग्नाइज करना, रिवॉर्ड्स वगैरह देना, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एट द एंड एम्प्लॉय भी चाहता है कि उसकी स्किल डेवलप हो। वर्क लाइफ बैलेंस करने में उसको प्रमोट करना चाहिए एंड एम्प्लॉय को फीडबैक देना एंड सर्विस वगैरह कंडक्ट करना ज़रूरी होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, प्रोसीजर्स होने चाहिए। Next we have is the next lesson. Now we have is employee grievances, HRIS and EHRM. दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताई थी, तो दोनों की फुल फॉर्म जो है ज़रूर चेक कर लेना और उन्हें याद भी कर लेना। तो मेनली आपको इसमें यही क्वेश्चन है कि एक तो फर्स्ट बार इसमें क्वेश्चन दैट इज कि क्या इंपॉर्टेंस है इफेक्टिवली मैनेज करना एम्प्लॉय के ग्रीवियंसेस को इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही रहता है कि सबसे पहले कि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ उसकी भी सुनी जा रही है कंपनी में, एंड अगर उसको कोई दिक्कत है तो उसका भी रेजोल्यूशन है या उसका सॉल्यूशन है। देन वही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन निकालने की, अगर कोई लड़ाई हो गई तो उसमें एक सॉल्यूशन होना चाहिए। रिटेंशन सेम वही है पॉइंट फिर से कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉय है उसको रिटेंशन करना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ताकि कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको रोका जा सके, ऐसा ना वो आए और जाए, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता दी है कि प्रोडक्टिविटी देखना, परफॉर्मेंस देखना, कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी आगे जाके तो उसका सॉल्यूशन भी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल के उसको खत्म कर दिया जाए। हमारे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या HRIS क्या होता है एंड EHRM ये क्या होता है। तो HRIS होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और EHRM होता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें भी आपके दो क्वेश्चन से आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इसमें से आ सकता है दैट इज कि कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू इफेक्टिव HRM, और ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझाने वाली हूँ बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ लेंथी क्वेश्चन एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। बहुत ईजी है, जैसे कि ऑटोमेशन करना है HR प्रोसेसेस को, टाइम एंड कॉस्ट सेविंग के ऊपर देखना कि ताकि कॉस्ट वगैरह सेव हो, एम्प्लॉय पे ज़्यादा कॉस्ट ना लग रही हो एट दी अर्ली स्टेज, या फिर डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉय की सेल्फ सर्विस को एनहेंस करना, या फिर स्ट्रीमलाइन करना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को, एंड ट्रेनिंग देना, डेवलप करना एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की स्किल्स को। ये सारी चीज़ें आपकी जो है इस क्वेश्चन में आ जाती हैं, तो ये आप क्वेश्चन जो है खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट हमारी यूनिट जो है दैट इज नेक्स्ट लेसन इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए ये आपको मेनली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम पॉजिटिव मतलब रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, तो पहले तो यही होता है एक ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए कि ताकि मतलब दोनों में जो है आपस में कंपेटेबिलिटी हो एंड दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर पाए। अगर कंपनी में कोई भी चीज़ गलत लग रही है तो डैट मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर को जो है वो बता सके कि उसको क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं चेंज करनी चाहिए।
रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, तो हर कंपनी में जो है एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्प्लॉय की इंगेजमेंट होना विद अदर टीम मेंबर्स एंड अदर मैनेजर्स वो ज़रूरी हो जाता है। फेयरनेस एंड इक्वालिटी देना ज़रूरी होता है कि रिस्पेक्ट के साथ साथ सबके इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो। वर्क लाइफ बैलेंस करना एक एम्प्लॉयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मतलब उसके लिए। देन ये इसके एम्प्लॉय को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करना एंड एम्पावरमेंट करना एंड ऑटोनॉमी, कि अगर कोई पर्टिकुलर एक इंसान या एम्प्लॉय जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको ओवर अदर एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा ऑटोनॉमी देना, ताकि वो भी जो है डिसीजन मेकिंग कर सके एट एन अपर लेवल। नेक्स्ट वन होता है कि क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का इन शेपिंग द एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जैसे मोस्टली चीज़ें ये आ सकती है, डैट इज़ की कम्युनिकेशन स्टाइल सही होना चाहिए, लीडरशिप स्टाइल अच्छा होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए और टीम वर्क होना चाहिए, परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी लर्न करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कंपनी में। वर्क लाइफ बैलेंस फिर से आ गया है, तो मोस्टली आप आंसर है वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, एंड लीगल वाला मैंने आपको बताया था वो चीज़ें आप लिख सकते हो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट लेसन नाउ, लेसन 4, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, पहले तो यही हो जाता है कि वेज और कंपनसेशन इश्यूज को बहुत जल्दी ओवरकम करना जरूरी होता है, क्योंकि सैलरी इश्यूज कभी भी किसी भी पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को नहीं होने चाहिए, बोनस वगैरह में कभी भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। वर्किंग कंडीशन एंड सेफ्टी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन टाइप ऑफ जेंडर, रेस एंड एज, ये क्योंकि ये डिस्प्यूट्स में एट द एंड लीड कर सकता है। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड ले ऑफ्स के टाइम पे भी बिफोर हैंड बता देना चाहिए। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन वो एक इफेक्ट कर सकती है कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को। वॉयलेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लॉस एंड एग्रीमेंट्स को, एंड लैक ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन जो है वो कंपनी की ग्रोथ को कम कर देता है। देन वी हैव इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, तो वो यही होता है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स एंड ये इसके एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन देखना, तो सारे सेम पॉइंटर ही आ जाते हैं। एंड कोलैबोरेटिव अप्रोचेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपस में सारे टीम मेंबर्स जो है वो कोलैबोरेट कर पाए एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो सबसे ज़्यादा यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस को करना, क्योंकि ये इसका मेन यही रहता है कि स्ट्रेस तभी कम होगा जब वो वर्क और अपनी लाइफ के बैलेंस को एक साथ कर पाने दोनों चीज़ों को। देन ये हैव इसकी क्लियर एक्सपेक्टेशन होना, क्लियर क्लैरिटी देना, मतलब कि क्या रोल है पर्टिकुलर पर्सन को, उसको क्लैरिटी होना जरूरी है, ताकि ये ना हो कि बाद में कि हमने ये काम बोला था बट ये काम नहीं हो रहा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक सपोर्टिव लीडरशिप मिलनी चाहिए और एडिक्वेट रिसोर्सेज मिलने चाहिए। देन वी हैव इज रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, हेल्थी कम्युनिकेशन, वेलनेस प्रोग्राम्स, सपोर्टिव पॉलिसीज एंड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। सो क्या इंपॉर्टेंस है कंडक्टिंग अ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट कंडक्ट करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है, दैट इज़ बिकॉज ताकि आप सारे एम्प्लॉयज़ का जो है ओवरऑल वर्क जान सको, एंड ओवरऑल ये जान सको कि कौन जो एम्प्लॉय है वो कितनी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है एक कंपनी की। इंश्योर करना लीगल कंप्लाइंसेस, एचआर की एफिशिएंसी इसमें ही देखी जाती है, कि ताकि एचआर भी जो है ये देखना चाहिए एट द एंड कि कौन से एम्प्लॉयज जो है वो लीड कर रहे हैं, कौन से एम्प्लॉयज ऐसे जो कि भी लीड नहीं कर रहे हैं, एंड मे भी हो सकती है कि वो आगे भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल ना हो कंपनी के, तो उनको भी ले ऑफ वगैरह देना। टैलेंट मैनेजमेंट एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट। सो टैलेंट मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द एंड ये एक कंपनी में एचआर की या फिर हम कह सकते हैं ओवरऑल एक ड्यूटी होती है कि देखना कि किस पर्टिकुलर इंसान की क्या टैलेंट है और उसको उसी टाइप के रोल्स देना, ताकि ओवरऑल ग्रोथ में जो कंपनी की वो भी बहुत ज़्यादा फायदा हो। इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी और एनहेंस करना एम्प्लॉय के ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को और रिटेंशन को। अडेप्टेबिलिटी एंड एजिलिटी, इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए न्यू एनवायरनमेंट में इतनी जल्दी अडेप्ट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट लेसन, दैट इज लास्ट लेसन, एमर्जिंग हॉरिजन्स। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है हमारा कि कौन कौन से सब एमर्जिंग ट्रेंड्स है एंड चैलेंजेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं यही आपको बताना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, तो न्यू टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि अभी भी आप प्रीवियस डाटा मेंटेन कर रहे हो वही, एंड एम्प्लॉय का डाटा मैनेज भी ऐसे हो रहा है पेपर बेस पे, तो सारी चीज़ें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे से वेल मेंटेन होनी चाहिए। रिमोट वर्क की फैसिलिटीज़ देनी चाहिए एट द टाइम कि अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो इज़ नॉट फीलिंग वेल, या फिर एक कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो कि स्टडीज़ वगैरह में अपनी, या फिर एक स्टूडेंट वगैरह है, तो उसके लिए रिमोट वर्क की फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ें मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एम्प्लॉय की वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाटा एनालाइज करना, एचआर के मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ देखना,
एंड एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट करना कंपनी के लिए। हाउ कैन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अडेप्ट कर सकता है टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन द फील्ड। तो अब HR का क्या काम होता है और HR उसको कैसे अडेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले यही हुआ कि वो एम्ब्रेस करे टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करे कंपनी में, क्योंकि एट द एंड HR का ही काम होता है कि वो जो है कंपनी में न्यू टेक्नोलॉजीज लाए ताकि जिससे डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो सके और एम्प्लॉय के जो एक्सपीरियंस वो भी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। देन भी अब इसकी फोस्टर करना रिमोट वर्क कैपेबिलिटीज, यही मैंने आपको बताया कि ताकि घर से भी काम करने का ऑप्शन होना चाहिए। प्रायोरिटाइज करना चाहिए DEI इनिशिएटिव्स। DEI मतलब क्या होता है कि जैसे HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको प्रायोरिटाइज करना है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इनिशिएटिव्स बाय इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव हायरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने अगर एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा है कि एम्प्लॉय ज़्यादा है तो उस समय तुम हायरिंग नहीं कर रहे हो। हायरिंग रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए ताकि जो एक पर्टिकुलर प्रीवियस ऐसे एम्प्लॉयज है जो कि वर्क नहीं कर पा रहे हैं इतना, या फिर जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट में लीड नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हटाकर न्यू एम्प्लॉयज को जो ज़्यादा कंपनी में हेल्प कर सके उनको रखा जाए। तो ये चीज़ें भी होती रहनी चाहिए। एक ब्रिज द स्किल गैप, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्किल गैप जो है उसको एक ब्रिज करना, कि ताकि अगर दो एम्प्लॉयज हैं दोनों में थोड़ा सा गैप ज़्यादा दिख रहा है स्किल्स के बेसिस पे, तो उन दोनों को आपस में ऐसा करना है मेंटेन कि ताकि उनकी स्किल्स जो है एक दूसरे में पहुंचे एंड वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी स्किल्स को भी जो है और ज़्यादा बढ़ा सके। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके बाद आपका जो भी पेपर है, बिकॉज अभी पेपर शुरू ही हुए हैं, तो अगर आपका और कोई भी पेपर है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। पेपर का नाम विद पेपर का जो भी आपका कोड है वो बता देना। एंड अगर आप सेकंड सेमेस्टर से हो तो वेल एंड गुड, अगर किसी और सेमेस्टर से हो तो मुझे कमेंट्स में सेमेस्टर भी बता देना। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।